नमस्कार दोस्तों, नमन प्रणाम, खम्मा गणी, जय माता जी री, जय रंगनाथ जी री, राम राम सा। राजस्थान का भूगोल जिसे हम मानचित्रों के माध्यम से अध्ययन करते हैं, कोई भी छोटा से छोटा यदि प्रसंग है, टॉपिक है, उसे भी हम मानचित्रों के माध्यम से समझते हैं। जिला, तहसील और गांव को भी हम विभिन्न प्रकार के मानचित्र बना करके समझते हैं, उसे तोता मैना की तरह रटते नहीं हैं। तो आइए, राजस्थान के जो हम भूगोल का जो चैप्टर पढ़ रहे थे, राजस्थान के भौतिक प्रदेश, इससे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस वीडियो को शेयर करते हुए अपने स्टेटस की शोभा बढ़ाइए और मुझे आभारी बनने का मौका दीजिए। तो हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे। देखो, राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है ना, उनको हमने राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा था। सबसे पहला और पश्चिम का जो था, उसे उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के रूप में बांटा था। फिर दूसरा हमारा था वो अरावली प्रदेश, तीसरा पूर्व का मैदान और चौथा दक्षिण पूर्व का पठार। यानी राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा था। 4 भौतिक प्रदेशों में बांटने के बाद हमने उत्तर पश्चिमी मरुस्थल को 2 भागों में बांटा था। एक बांटा था महान मरुभूमि और दूसरा बांटा था अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को हमने घग्गर का मैदान, शेखावटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि और गोडवाड़ प्रदेश, इन 4 भागों में बांटा। महान मरुभूमि, जिसे महान भारतीय मरुस्थल कहा जाता है, जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहा जाता है, इसको हमने 2 भागों में बांटा। बालू का स्तूप वेन प्रदेश और बालू का स्तूप प्रदेश। इस प्रकार हम अर्ध शुष्क प्रदेश को पढ़ चुके थे, अर्ध शुष्क के 4 भाग पढ़ चुके थे। अब हमारा सबसे पश्चिम का भाग रहा है, वो रहा है महान भारतीय मरुभूमि। महान भारतीय मरुभूमि को हमने बालू का स्तूप प्रदेश और बालू का स्तूप वेन प्रदेश, इस प्रकार हमने इसे 2 भागों में बांटा। बड़े चार्ट में यदि अपन देखें तो उत्तर पश्चिमी मरुस्थल, उत्तर पश्चिमी मरुस्थल जो हमारा है, उसको हमने मूल रूप से 2 भागों में बांटा। एक हमारा था महान भारतीय मरुभूमि, इसे महान मरुस्थल भी कहा जाता है, इसे शुष्क मरुस्थल भी कहा जाता है और इसे इंग्लिश में कह दिया जाए तो ग्रेट सैंडी डेजर्ट कहा जाता है। ग्रेट सैंडी डेजर्ट को हमने 2 भागों में बांटा, बालू का स्तूप प्रदेश और बालू का स्तूप वेन प्रदेश, ये 2 भागों में बांटा। अर्ध शुष्क जो प्रदेश था, इसे हमने 4 भागों में बांटते हुए अध्ययन कर चुके हैं। अर्ध शुष्क प्रदेश को हमने, जिसे बांगड़ कहा जाता है, अर्ध शुष्क प्रदेश को बांगर भी कहा जाता है। जो अर्ध शुष्क प्रदेश है, बांगर जो क्षेत्र होता है वो ऐसा होता है कि मान लो जैसे पर्वतमाला है, खूब सारी पर्वतमाला है, ऐसे पर्वतमाला है, इस पर्वतमालाओं से जब नदियां निकलती है, तब बड़े बड़े पत्थर आकर के पहाड़ों के गिरिपद के रूप में पहाड़ों की तलहटी के अंदर जमा हो जाते हैं और यहां नदियां गायब हो जाती है। ऐसे क्षेत्र को कहा जाता है भाबर, ऐसे क्षेत्र को भाबर कहा जाता है। और भाबर के बाद में जहां नदियां प्रकट होती है, उस क्षेत्र को तराई कहा जाता है। और वो भाग जहां नदियों का जल कभी पुरानी मिट्टी को छोड़ करके उससे त्याग देता है और पुरानी मिट्टी के अंदर, प्राचीन मिट्टी के अंदर मृदा का निर्माण होता है और प्राचीन मृदा के अंदर नई मिट्टी का निर्माण नहीं होता है और जल वहां पहुंचने में कठिनाई महसूस करता है, यहां जल नहीं पहुंच पाता है, ऐसी मृदा को बांगर कहते हैं। तो ये हमारा क्षेत्र बांगर था। और बांगर के बाद में आता है खादर, जहां हर वर्ष नदी अपना नई मिट्टी ला करके डाल देती है, हर वर्ष नवीन मिट्टी का निर्माण होता है, उसे खादर कहते हैं। तो भाबर, तराई, बांगर और खादर, और ये राजस्थान का ये जो क्षेत्र है अर्ध शुष्क क्षेत्र, इसे बांगर इसलिए कहा जाता है कि यहाँ कभी सतलज, दृष्टि, सरस्वती, चौतांग नदियों का क्षेत्र था और कालांतर में जो हिमालय से निकल करके जो नदी बहती थी कार्बोनिफेरस पर्मियन युग के अंतर्गत था, वो कालांतर में यहां से चेंज हो गई और इन्होंने पूर्व और पश्चिम अपना दिशा कर ली और ये भाग हमेशा हमेशा के लिए बांगर रह गया। तो इस प्रकार इसे बांगर क्षेत्र कहते हैं। बांगर को हमने 4 भागों में बांटा था, घग्गर का मैदान, शेखावटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि और गोडवाड़ प्रदेश। इन भागों को हम पढ़ चुके हैं। अब हमारे 2 भाग रहे हैं मरुस्थलीय प्रदेशों में, वो है महान भारतीय मरुभूमि को हमने 2 भागों में बांटा।
बालू का स्तूप प्रदेश और बालू का स्तूप वीन प्रदेश। तो आइए बालू का स्तूप प्रदेश और बालू का स्तूप वीन प्रदेश की क्या क्या स्थलाकृतियां हैं और हमें इनके बारे में क्या क्या पढ़ना है, इन सारी चीजों का हम वर्णन करते हैं। बालू का स्तूप प्रदेश और बालू का स्तूप वीन प्रदेश का हम उत्तर पश्चिमी मरुस्थल को दो भागों में जो बांटा था, उसमें हमारा एक भाग आता है बालू का स्तूप प्रदेश और एक बालू का स्तूप वीन प्रदेश। इसे अर्ध शुष्क प्रदेश के अलावा दो भागों में बांटा, वो एक भाग था बालू का स्तूप प्रदेश और बालू का स्तूप वीन प्रदेश। तो हमारा जो पहला भाग आता है बालू का स्तूप वीन प्रदेश, बालू का स्तूप वीन प्रदेश, बालू का स्तूप विहन प्रदेश। बालू का स्तूप जो विहन प्रदेश है यानी बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, इसे बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कहा जाता है। देखो ये जो अफ्रीका महाद्वीप है, इस अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी देशों के अंदर 12 से 13 देश है जिसमें सहारा मरुस्थल पाया जाता है। और इस सहारा मरुस्थल में मरुस्थलों के खूब प्रकार है, सारा मरुस्थलों में मरुस्थलों की खूब प्रकार है, लेकिन इस सहारा मरुस्थल की परिभाषा के अनुसार 3 मरुस्थल ऐसे हैं। एक मरुस्थल है हमादा, एक मरुस्थल है रेग और एक मरुस्थल है इरग। ये 3 मरुस्थल की परिभाषा हमारे राजस्थान में भी ये मरुस्थल पाए जाते हैं। तो जो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, जो बालू का स्तूप वीन प्रदेश है, वो इधर पड़ता है, वो है जैसलमेर का पोखरण, जैसलमेर का पोखरण, जैसलमेर खुद, और इधर जो पड़ता है वो पड़ता है बालोतरा, बालोतरा, और इधर जो पड़ता है फलोदी, जोधपुर का फलोदी। तो इन एक त्रिभुजाकार स्थिति बनती है और इस त्रिभुजाकार स्थिति के अंदर इस प्रकार यहां जो पड़ता है वो है पोखरण, इस साइड में पड़ता है वो जोधपुर का फलोदी, फलोदी, और इधर जो पड़ता है बाड़मेर का बालोतरा, बालोतरा। इस प्रकार जैसलमेर, जैसलमेर प्लस बाड़मेर और प्लस जोधपुर, इन तीनों के मध्य की जो भूमि है जहां बालू का स्तूप नहीं है, उस बालू का स्तूप जोधपुर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर, इन तीनों के मध्य यानी बालोतरा, बाड़मेर, पोखरण, जैसलमेर और फलोदी, जोधपुर, इनके मध्य पथरीला मरुस्थल पाया जाता है। और बड़े बड़े कण हैं जिनके जो चट्टाने हैं वो चूनेदार चट्टाने और सैंडस्टोन है। जहां जैसलमेर खुद एक बालू का स्तूप, स्तूपों के जो सैंडस्टोन है, इनकी चट्टाने सैंडस्टोनी चट्टाने और सैंडस्टोन पाए जाते हैं। तो इस प्रकार ये जो क्षेत्र है वो बालू का स्तूप वीन प्रदेश है, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। और ये जो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, अपन जब रामदेरा जाते हैं तो पोखरण से अपन जब पैदल जाते हैं, पोखरण के आसपास का जो क्षेत्र है, जैसलमेर के आसपास का क्षेत्र है, इधर फलोदी से शुरू हो जाता है और उधर बालोतरा के उत्तरी साइड से शुरू हो जाता है। और वहां बालू का स्तूप है जो दोरे हैं, जहां स्थानीय भाषा में दोरे कहा जाता है। यहाँ जैसलमेर के क्षेत्रों में उन दोरों को, रेत के टिब्बों को, बड़े बड़े रेत के पहाड़ों को दरियन कहा जाता है। तो वो दरियन और दोरे वहां गायब हो जाता है और वहां हमने कंकड़ और पत्थर ही दिखाई देता है। और चट्टान जो मृदा है वो एकदम कठोर दिखाई देती है, तो वो चट्टानी मृदा है। और चट्टानी मृदा का जो भाग है वो सारा मरुस्थल से लिया गया है। और सारा मरुस्थल में इस प्रकार जो चट्टानी मृदा पाई जाती है वो हमादा कहते हैं। और हमादा मरुस्थल पाया जाता है, हमादा मरुस्थल पाया जाता है। यूएस ने, संयुक्त राज्य अमेरिका ने, ये अफ्रीका महाद्वीप है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने जब लीबिया के तानाशाह गद्दाफी पर आक्रमण किया था, गद्दाफी पर, और गद्दाफी है वो देश छोड़ करके मरुस्थल में जा छिपा था और एक पाइप के अंदर, एक शहर के पाइप के अंदर वो जाकर के छिप गया था। जिस शहर के अंदर वो पाइप में मिला वो क्षेत्र चट्टानी मरुस्थल है और उस चट्टानी मरुस्थल को जहां गद्दाफी मिला उसे हमादा कहते हैं। तो हमादा क्षेत्र सारा मरुस्थल से लिया गया है
और हमादा का अर्थ होता है पथरीला मरुस्थल। हमादा का अर्थ होता है पथरीला मरुस्थल। तो इस प्रकार यहां पथरीला मरुस्थल पाया जाता है और उस पथरीला मरुस्थल को बालू का स्तूप विन प्रदेश कहते हैं और यह त्रिकोणाकार स्थिति है जिसे हमादा कहा जाता है। यदि खूब सारी रेत ही रेत है तो उसे इरग कहा जाता है। रेगिस्तानी मरुस्थल, रेगिस्तानी रेतीला मरुस्थल, रेतीला मरुस्थल, रेतीला मरुस्थल इरग कहलाता है और इरग सबसे ज्यादा जैसलमेर में, जैसलमेर में, राजस्थान के जैसलमेर में दोहरे ही दोहरे पाए जाते हैं, जिसे दोहरे कहा जाता है या दरियन कहा जाता है। और ये दोहरे वाला जो दरियन वाला रेतीला जो मरुस्थल है वो जैसलमेर की विशेषता है। तो इरग सर्वाधिक कहां पाया जाता है? रेतीला मरुस्थल सर्वाधिक जैसलमेर में पाया जाता है। जब हमादी की बात आ गई, जब पथरीला मरुस्थल कहां पाया जाता है? ये जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर के संक्रमण, एक ट्रांजिशनल जो क्षेत्र है वहां पाया जाता है, यानी तीनों जहां मिलते हैं वहां हमादा पाया जाता है। और देखो एक स्थिति होती है रेग, रेग है वो है पथरीला मरुस्थल, पथरीला प्लस रेतीला दोनों का मिश्रण मरुस्थल है, वो पाया जाता है। पथरीला प्लस रेतीला का मिश्रण पाया जाता है और वो जो पाया जाता है पथरीला मरुस्थल, वो रेग बाड़मेर, जालोर, सिक्कर, झुंझुनू और जैसलमेर में पाया जाता है। हमादा कठोर चट्टानी पहाड़ियां होती है और हमादा सर्वाधिक जैसलमेर में। इरग सर्वाधिक शुष्क मरुस्थल है, वनस्पति रेत है और रेतीला मरुस्थल है इरग। हमादा पथरीला मरुस्थल है और रेग, रेग पथरीला प्लस रेतीला दोनों का मिश्रित है रेग। और रेग सर्वाधिक जो पाया जाता है वो शेखावटी क्षेत्र में, चूरू, सिक्कर, झुंझुनू, कुछ जालोर के क्षेत्र में, जैसलमेर के क्षेत्रों में। यदि जब दोहरों की बात आ गई, हमादा, इरग, रेग, ये तीन मरुस्थल है राजस्थान के। इनके अलावा जब दोहरे की बात आ गई कि दोहरे सर्वाधिक कहां कहां पाए जाते हैं, देखो ये जो पश्चिमी मरुस्थल है इसकी एक सबसे बड़ी विशेषता है वो है दोहरे, दोहरे। और इनको जैसलमेर में, इन दोहरों को जैसलमेर के अंदर इन दोहरों को दरियन कहा जाता है। ये जो हमारा जैसलमेर है, इन जैसलमेर में रेत के दोहरों को दरियन कहा जाता है। बाकी स्थानीय भाषा में इसे ज्यादा दोहरे कहा जाता है, इसे रेत के टिब्बे कहा जाता है, रेत के टिब्बे कहा जाता है। और जब दो दोहरे होते हैं, जैसे ये दोहरे हैं ऐसे ऐसे, और इन दोहरों के मध्य जो ऊंटों का कारवां गुजरता है, ऊंटों का जब कारवां गुजरता है तो इन कारवां का जो मार्ग है, कारवां मार्ग है दोहरों के मध्य, कारवां मार्ग है दोहरों के मध्य क्या कहलाता है? गारा कहलाता है, गारा। प्राचीन समय में सिंध से इस प्रकार दिल्ली जाने का जो मार्ग था वो इन्हीं रेत के दोहरों के मध्य था, बालू का स्तूपों के मध्य था। तो बालू का स्तूपों के मध्य, बालू का स्तूपों के मध्य या रेत के दोहरों के मध्य, रेत के दोहरों के मध्य, दोहरों के मध्य ऊंटों के कारवां गुजरने का मार्ग, कारवां गुजरने का मार्ग क्या कहलाता था? गारा कहलाता था, इसे गारा कहा जाता था। और प्राचीन मुल्तान से जब दिल्ली जाते थे तो ये नागौर होते हुए, यहां से गुजरात से नागौर होते हुए जाते थे। और इस जो बीकानेर का क्षेत्र है, विशेषकर बीकानेर का क्षेत्र, गंगानगर का दक्षिणी क्षेत्र है, हनुमानगढ़ का दक्षिणी क्षेत्र है, ये हमेशा गारा में आते थे और ये घाटी के क्षेत्र थे, जैसे इसलिए बीकानेर को राप्ती घाटी कहते हैं। यहां से दाड़ेतियों के जाने के मार्ग गुजरते थे, कारवां के मार्ग गुजरते थे। तो इस प्रकार ये बालू का स्तूप प्रदेश और बालू का स्तूप विन प्रदेश है। बालू का स्तूप पश्चिमी मरुस्थल को दो भागों में बांटते हैं, उत्तर पश्चिमी मरुस्थल को दो भागों में बांटते हैं। अर्धशुष्क मरुस्थल प्रदेश जिसको हमने चार भागों में पढ़ा वो था घग्गर प्रदेश, शेखावटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि और गोडवाड़ प्रदेश। और जो महान मरुस्थल में बांटा, ग्रेट सैंडी डेजर्ट में बांटा,
और शुष्क मरुस्थल में बांटा। शुष्क मरुस्थल को हमने दो भागों में बांटा, बालू का स्तूप प्रदेश और बालू का स्तूपहीन प्रदेश। पहले हमने पढ़ा बालू का स्तूपहीन प्रदेश जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर जहां मिलते हैं, जहां संक्रमण क्षेत्र है, वहां बालू का स्तूपहीन प्रदेश पाया जाता है। वो पथरीला मरुस्थल है, इसलिए उसको हमादा कहते हैं। और यदि केवल जैसलमेर के अंदर बड़े बड़े धोरों वाला मरुस्थल पाया जाता है, जिसे इरग कहते हैं। और जैसलमेर में और विशेषकर जैसे पुष्कर की पहाड़ियां, उस पर है कहीं ना कहीं रेत उड़ करके चढ़ गई है, तो इस प्रकार का जो भाग है, और विशेषकर रेत जहां पाया जाता है वो बाड़मेर के जैसे बालोता के उत्तरी भाग में, उस पथरीले पठार के ऊपर, पथरीले मरुस्थल के ऊपर जब इरग आ जाता है तो दोनों मिक्स हो जाता है। इरग और हमादा जब मिलता है तो रेत कहलाता है। तो इस प्रकार बाड़मेर, जालोर, सिक्कर, झुंझुनू और जैसलमेर के कुछ क्षेत्रों में इरग और हमादा मिलने से रेत का निर्माण होता है। हमादा एकदम पथरीला मरुस्थल है, बड़े बड़े कंकर है, और ये विशेषकर जैसलमेर की विशेषता है। जैसलमेर के आसपास के क्षेत्र है, पोखरण के आसपास के क्षेत्र, फलोदी का भाग, इन भागों के अंदर जो ग्रेट सैंडी स्टोन पाए जाते हैं, भूमिगत भी बड़े बड़े चट्टानें पाई जाती है, और बालूका के धोरों के नामों निशान नहीं है, इसलिए उससे पथरीले मरुस्थल को हमादा कहते हैं। रेत, हमादा और इरग दोनों मिलता है, और इरग एकदम बालूका वाला रेतीला मरुस्थल है। तो इस प्रकार तीन मरुस्थल के भाग हो गए। ये जो हमारा पश्चिमी मरुस्थल है, ये 12 जिलों में स्थित है, लेकिन अरावली के पश्चिम में 13 जिले हैं। इन 12 जिलों में 4 जिले ऐसे हैं जो सीमावर्ती है, और जो 4 जिले सीमावर्ती है वो है गंगानगर, गंगानगर के बाद में जिनका नंबर आता है वो है बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। इन 4 जिलों के अंदर जो सीमावर्ती जिले हैं, इन 4 जिलों के अंदर भारत सरकार ने एक कार्यक्रम स्टार्ट किया जिसे BADP कहते हैं, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम इन 4 जिलों के 16 उपखंडों में चालू है। 16 उपखंडों में प्रारंभ किया गया BADP प्रोग्राम, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो है 4 जिलों के 16 उपखंडों में इन जिलों की सीमावर्ती ढाणियों का, सीमावर्ती सड़कों का निर्माण करने के लिए, सीमावर्ती जनता के विकास के लिए BADP बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रारंभ किया गया, जो 4 जिलों के 16 उपखंडों में। इस पश्चिमी राजस्थान के विकास हेतु एक और कार्यक्रम चल रहा है जिसे मरु विकास कार्यक्रम कहा जाता है। 1977-78 में स्टार्ट हुआ था मरु विकास कार्यक्रम। मरु विकास कार्यक्रम 12 तो मरुस्थलीय जिले हैं, 12 मरु विकास कार्यक्रम, 12 तो मरुस्थलीय जिले हैं, और 4 अन्य जिले जो आते हैं, एक तो सिरोही जिला, एक उदयपुर जिला, एक राजसमंद जिला और एक जयपुर जिला। तो इस प्रकार 12 + 4 टोटल 16 जिलों में स्टार्ट है। कौन सा? मरु विकास कार्यक्रम। तो पश्चिमी मरुस्थल के विकास हेतु, यहाँ के गांव ढाणियों के विकास हेतु मरु विकास कार्यक्रम 1977-78 में चलाया गया। 12 मरुस्थलीय जिले और 4 अन्य जिलों में, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर और जयपुर में चल रहा है, वो है मरु विकास कार्यक्रम। और बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम 4 जिलों के जो सीमावर्ती 4 जिले उनके 16 उपखंडों में चल रहा है। तो ये हो गया बॉर्डर एरिया पे कौन कौन से विकास के कार्यक्रम चल रहे हैं, यानी सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम कौन कौन से चल रहे हैं उनमें, और क्या क्या विशेषता है। अब देखो आगे जब बात आ गई हमारी, ये जो पश्चिमी मरुस्थल है, इस पश्चिमी मरुस्थल में एक पूछा हुआ क्वेश्चन है, और वो क्या है, वो ये है कि हमारा जो जोधपुर क्षेत्र है, देखो भूगर्भीय चट्टानें हर जगह अलग अलग पाई जाती है भूगर्भीय चट्टानों में। और भूगर्भीय जब चट्टाने की बात आ गई, जैसे ये हमारा जैसलमेर है, इस जैसलमेर के अंदर जुरेसिक काल की चट्टानें पाई जाती है। कौन से काल की? जुरेसिक काल की। जुरेसिक काल कौन सा है? जब यहां डायनासोर था, जब यहां डायनासोर का विकास था, जब यहां समुद्र लहरा रहा था और समुद्र सूख गया, उस सूखने के बाद में जुरेसिक काल की चट्टानों के अंदर
जीवाश्म मिले गए हैं, जीवाश्म, और वो भी किसके जीवाश्म? लकड़ी के, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? काष्ठ जीवाश्म, इसलिए इसे काष्ठ जीवाश्म कहा जाता है। और काष्ठ जीवाश्म किसकी विशेषता है? काष्ठ जीवाश्म यहाँ आकल गांव के अंदर लकड़ी के वुड और जीवाश्म यानी फोसिल्स, इस प्रकार आकलवुड फोसिल्स पार्क का स्थापित किया गया है। और जहां राष्ट्रीय जो मरु उद्यान है, ये राष्ट्रीय मरु उद्यान में पड़ता है। राष्ट्रीय मरु उद्यान में, राष्ट्रीय जो अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय मरु उद्यान अभ्यारण्य, राष्ट्रीय मरु उद्यान अभ्यारण्य के अंदर काष्ठ जीवाश्म आकलवुड फोसिल्स पार्क पाए गए हैं। लगभग 25 ऐसे जीवाश्म हैं जो जुरेसिक काल की चट्टान के हैं, जुरेसिक काल के हैं। ये जुरेसिक काल की जो चट्टानों के अवशेष हैं वो हमें जैसलमेर है, वो जुरेसिक काल की चट्टानों पर स्थित है। जैसलमेर जुरेसिक काल की चट्टानों पर स्थित है। कालांतर में जब पर्मियन कार्बोनिफेरस में यहाँ समुद्र लहरा रहा था, उसकी अवशेष है ये जुरेसिक काल की चट्टानों के अवशेष है। ये अवसादी चट्टानों का भाग है, इसलिए पश्चिमी राजस्थान भारत का सर्वाधिक पेट्रोलियम उत्पादन और कोयला उत्पादन क्षेत्र है। पेट्रोलियम और प्लस कोयला यानी ये जीवाश्म ईंधन के लिए प्रसिद्ध है। ये जीवाश्म ईंधन है वो जुरेसिक काल की चट्टानों के अंदर जो पाए गए हैं और अवसादी चट्टानों में मिलते हैं। तो इस प्रकार पेट्रोलियम प्लस कोयला जो जीवाश्म ईंधन मिलने का एक कारण ये भी है कि यहाँ कभी अवसादी चट्टानें थी और अवसादी चट्टानों के बीच में खूब सारा जल भी लहराता है और अवसादी चट्टानों के बीच में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस भी मिलती है और लिग्नाइट कोयला भी मिलता है। जो जल लहराता है वो जैसलमेर में पोखरण से मोहनगढ़ तक, यहाँ पोखरण पड़ता है और पोखरण से लगा करके मोहनगढ़ तक एक भूगर्भीय पट्टी है जो अवसादी चट्टानों में, जो अवसादी चट्टानों में, और वो भी पाकिस्तान की सीमा के समानांतर चलती है। पाकिस्तानी सीमा के समानांतर चलती है और 80 किलोमीटर लंबी है, 80 किलोमीटर लंबी है अवसादी चट्टानों में। और भूगर्भीय कैसी है? मीठे जल की चट्टान है, भूगर्भीय जल, और वो भी मीठा है, भूगर्भीय मीठा जल है। इसे लाठी सीरीज क्षेत्र कहा जाता है, इसे लाठी सीरीज क्षेत्र कहा जाता है, लाठी सीरीज क्षेत्र कहा जाता है। आरएस प्री में पूछा हुआ है, आरएस मेन में पूछा हुआ है कि टिप्पणी करें, और 2007 की आरपीएससी भर्ती में सबसे पहले पूछा था। तो लाठी सीरीज क्षेत्र क्या है? पाकिस्तान की सीमा के समानांतर पोखरण से मोहनगढ़ तक 80 किलोमीटर लंबी एक भूगर्भीय जल पट्टी है जो अवसादी चट्टानों में मीठे जल की भूगर्भीय जल पट्टी है। और इसी भूगर्भीय जल पट्टी में जब कुआं खोदा गया तब एक चौहानों के खेत में खोदा गया। इन चौहानों में खेत में जो खोदा गया वो चंदन नलकूप कहलाता है। चंदन नलकूप खोदा गया और चंदन नलकूप में 2.5 लाख लीटर प्रति घंटा जल निकलता है। चंदन नलकूप के अंदर जो इसी लाठी सीरीज क्षेत्र में स्थित है, और चंदन नलकूप के अंदर 2.5 लाख प्रति लीटर जब जल निकलता है, इस जल के कारण ही इसे थार का घड़ा कहा जाता है। किसको? चंदन नलकूप को। इसे थार का घड़ा कहा जाता है क्योंकि यहाँ 2.5 लाख लीटर प्रति घंटा जल है वो अपने आप ऊपर आता है। अवसादी चट्टानों को जब पाताल तोल कुएं खोदे गए, जैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर है उत्सुक कुएं मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर उत्सुक कुएं मिलते हैं जिसे आर्टिजियन बेसिन कहते हैं, आर्टिजियन बेसिन कहते हैं। तो आर्टिजियन बेसिन के अंदर उत्सुक कुओं के अंदर जब ये ऑस्ट्रेलिया की बात आ गई, तो जैसे ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो न्यू साउथ वेल्स है, विक्टोरिया न्यू साउथ वेल्स जो मरे डार्लिंग क्षेत्र है, ऑस्ट्रेलिया के जो मरे डार्लिंग क्षेत्र है, इस मरे डार्लिंग क्षेत्र में जब अवसादी चट्टानों को तोड़ा गया, तो अवसादी चट्टानों को तोड़ने के बाद में मीठे जल की जो पट्टी है, मीठे जल की पट्टी है और जल अपने आप ऊपर आता है। ऐसे कुओं को ऑस्ट्रेलिया के अंदर आर्टिजियन बेसिन कहते हैं, उत्सुक कुएं कहते हैं। लेकिन राजस्थान में जो लाठी सीरीज क्षेत्र है उसमें भूगर्भीय जल की, मीठे जल की एकदम भयानक और उफान वाली जल की पट्टी है और मीठे जल की है, शुद्ध रूप से मीठे जल की है। 2007 में जो हमारा काजरी
सेंट्रल एरिड जो रिसर्च जोन है जोधपुर है, उनके वैज्ञानिकों ने यह खोज के पता किया और वाकणकर महोदय ने भी अपने सबूतों के आधार पर यह बताया कि ये जो लाटी सीरी क्षेत्र है, ये जो भूगर्भीय जल की मीठी पट्टी है, ये और कुछ न होकर के सरस्वती नदी के अवशेष है। जो कालांतर में सरस्वती नदी बहती थी उसके अवशेष है। और उसी भूगर्भीय जल पट्टी में चंदन नलकूप है, जैसे 2.5 लाख लीटर प्रति घंटे जल निकलने के कारण, हालांकि जल धरातल पे नहीं आता है, लेकिन अवसादी चट्टान तोड़ने के बाद है वो जल सर्वाधिक नजदीक आ जाता है, यानी भूगर्भ पे वो अपने मूल स्थान को छोड़ करके ऊपर आता है। फिर मोटर के द्वारा जो जल निकाला जाता है और सर्वाधिक मीठा जल है और अथाह जल है, इसलिए उसे थार का घड़ा कहते हैं। किसको? चंदन नलकूप को। कहां स्थित है? ये लाठी श्री क्षेत्र में। नीचे अवसादी चट्टानों में जो भूगर्भीय जल की मीठी पट्टी होने के कारण उसके ऊपर खूब सारी घास पाई जाती है, जिसे कहते हैं धामण, जिसे कहते हैं सेवण, जिसे कहते हैं करड़। ये घास पाई जाती है और विशेषकर धामण और सेवण घास है वो माल मोरडी के लिए प्रसिद्ध है। माल मोरडी किसे कहते हैं? सबको पता है कि माल मोरडी जो कहा जाता है वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को कहा जाता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी गोडावण को कहा जाता है। और इस गोडावण जो अंडा देता है वो सेवण घास पर देता है, इसलिए सेवण घास गोडावण का प्रिय भोजन है। और इस प्रिय भोजन होने के कारण गोडावण पक्षी है वो जैसलमेर जिले में सर्वाधिक पाया जाता है। उसका कारण यह है कि लाठी सीरी क्षेत्र में जो भूगर्भीय जल मिट्टी पट्टी है वहां चंदन नलकूप है, उसे थार का घड़ा कहा जाता है। उसी पट्टी पर सेवण, धामण और करड़ घास होती है। सेवण घास है वो गोडावण पक्षी के लिए अति प्रिय है। गोडावण उसे अपना बिसाना करता है और उसी पे अपना अंडा देता है, उसी पे वो अपने अंडे को सेता है और उसी पे रहता है और उसी घास के अंदर अपने अंडे को छिपा करके रखता है। इसलिए गोडावण की प्रिय घास है वो सेवण घास है और वो पश्चिमी मरुस्थल की एक प्रकार की विशेषता है। इसके अलावा जब हम बात करेंगे कि हमने जुरेसिक काल की चट्टानों की बात की, जुरेसिक काल की चट्टानों पर जैसलमेर नगर बसा हुआ है। जुरेसिक काल की चट्टानों के अवशेष है वो राष्ट्रीय मरु उद्यान में काष्ठ जीवाश्मों के रूप में पाया जाता है। इसके अलावा और जब चट्टानों की बात की जाए तो जो जोधपुर जिले की तहसीलें जैसे फलोदी है, बाप है, ये ओशिया है, ये जोधपुर जिले की जब तहसीलों की बात आ गई तब बिलाड़ा है। इसमें एक जोधपुर जिले की तहसील है और वो तहसील है बाप, यहां पड़ता है जोधपुर जिले में एक स्थान पड़ता है बाप है वो एक विशेष चट्टान के लिए प्रसिद्ध है, जैसे बाप बोल्डर कहते हैं। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, बाप बोल्डर पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बाप बोल्डर क्या है। जब पुराजीवी महाकल्प शुरू हुआ था और पर्मियन और कार्बोनिफेरस काल जब शुरू हुआ था, कौन सा काल? पर्मियन कार्बोनिफेरस काल, पर्मियन कार्बोनिफेरस काल में इस क्षेत्र के अंदर कई ऐसे बोल्डर पाए गए हैं, कई ऐसे जलोढ़ पाए गए हैं, कई ऐसी चट्टानें। उस चट्टान का एक प्रकार का जिसे इमोड कहा जाता है और एक घिसी हुई है मोरिन है, उससे मोरेन कहा जाता है। और विशेषकर गोलाश्म पाए जाते हैं। गोलाश्म वो हो जाते हैं जो किसी भी बर्फ के घिसने से बने हो या हिमानी के घिसने से बने हो, ये गोलाश्म पाए जाते हैं। और ये हिम युग के प्रमाण है, हिमानी बर्फ और गोलाश्म पाए गए हैं, इमोल्ड पाए गए हैं। और यदि यहाँ कभी बर्फ जमी थी, कभी बर्फ पड़ी थी, जो करत गोलाश्म के अवशेष है, और ये कार्बोनेसी काल के हिमानी करत अवशेष है, हिमानी के अवशेष है, कभी यहाँ बर्फ थी। ये बाप बोल्डर अपनी हिमानी करत निक्षेप के लिए जाने जाते हैं, हिमानी करत गोलाश्म के अवशेष के लिए जाने जाते हैं। यदि क्वेश्चन पूछा है कि बाप बोल्डर क्या है, बाप बोल्डर जोधपुर जिले के अंदर वो चट्टान है, भूगर्भीय चट्टान है जो हिमानी करत गोलाश्म के अवशेष पाए जाते हैं। और गोलाश्म हमेशा हिमानी से बनते हैं, हिमानी से के घर्षण के जो अवशेष है उसे गोलाश्म कहते हैं। तो हिमानी करत घर्षण के अवशेष गोलाश्म पाए जाते हैं, वो बाप बोल्डर के रूप में। तो पश्चिमी मरुस्थल की जब हम बात कर रहे हैं
तो यहाँ की इस्तेलाह करतियों में एक आता है बाप बोल्डर। अब हमारा अगला जो टॉपिक रहेगा बालू का स्तूप, टिबे, दौरे, दरियन, और इनमें कौन कौन से बालू का स्तूप है। देखो, जब बालू का स्तूप की बात आ गई, एक बार संक्षेप में बताता हूं कि हमने क्या अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें एक क्वेश्चन हम कंफ्यूजन में पढ़ सकते हैं, और वो जो कंफ्यूजन वाला पढ़ने वाला क्वेश्चन है वो ये है कि टोटल थार का 62% राजस्थान में, टोटल थार का 62% राजस्थान में, राजस्थान का 61.11% भाग मरुस्थल है, राजस्थान का 61। ये जो राजस्थान का 62% है ये थार का है, थार का 62% राजस्थान में, और राजस्थान का क्षेत्रफल का, राजस्थान का क्षेत्रफल का 61.11% भाग मरुस्थलीय है, और राजस्थान के पश्चिम के अंदर 58% मरुस्थल पाया जाता है। 58 मरुस्थल में से 3.11% मरुस्थल है पूर्वी राजस्थान में भी है, और वो अरावली के सहारे विस्तृत है। अब देखो, हमने राजस्थान को जब 4 भागों में बांटा, अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदान और दक्षिण पूर्वी पठार और पश्चिमी मरुस्थल। देखो, पश्चिमी मरुस्थल को हमने 2 भागों में बांटा, एक भाग बांटा हमने अर्धशुष्क प्रदेश, दूसरा भाग बांटा हमने महान मरुस्थल। महान मरुस्थल को हमने जब बांटा, एक भाग बांटा बालू का स्तूप वीन प्रदेश, बालू का स्तूप वीन प्रदेश। ये बालू का स्तूप जो वीन प्रदेश है ये कुल मरुस्थल के 41.50% भाग है जिस पर किसी भी प्रकार के दौरे नहीं है। कितने भाग पर दौरे नहीं है राजस्थान के मरुस्थल के बालू का स्तूप वीन प्रदेश कुल मरुस्थल के 41.50% भाग पर कोई दौरे नहीं है। लेकिन ये जो बाकी भाग है, इसके अलावा जो बाकी भाग है उस पे बालू का स्तूप है। तो राजस्थान के कुल कितने भाग पर बालू का स्तूप है? राजस्थान के जो पश्चिमी मरुस्थल है उसके 58.50 यानी 58.50% भाग पर बालू का स्तूप है। बालू का स्तूप वीन प्रदेश का कौन सा है? बिना दौरों वाला पश्चिमी मरुस्थल कितना है? 41.50। यानी जब हम 41.50 को जोड़ेंगे 58.50 के साथ में तो 100% हो जाएगा। तो उत्तर पश्चिमी जो मरुस्थल है उस उत्तर पश्चिमी मरुस्थल के 58.50% भाग पर दौरे ही दौरे हैं। लेकिन बिना दौरों वाला क्षेत्र कितना है पश्चिमी मरुस्थल का? 41.50। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान के उत्तर पश्चिमी मरुस्थल के कितने भाग पर दौरे हैं, दरियन है, टिब्बे हैं, रेत के टिब्बे हैं, रेत के पहाड़ है, तो आ जाएगा 58.50 यानी 58.50%। और कितने भाग पर बालू का स्तूप रेत के टिब्बे नहीं है? बालू का स्तूप वीन प्रदेश है, जो अभी हमने जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर का संक्रमण क्षेत्र पढ़ा। बाड़मेर का उत्तरी बालोतरा, फलोदी जोधपुर का, और जैसलमेर का पोखरण और जैसलमेर, ये जो संक्रमण क्षेत्र है ये बालू का स्तूप वीन प्रदेश है। और ये कुल बालू का स्तूप का जो पश्चिमी मरुस्थल है उस पश्चिमी मरुस्थल का कितना भाग होता है? 41.50%। तो इस प्रकार 41.50% भाग पर जो उत्तर पश्चिमी मरुस्थल है उस पर कोई दौरे नहीं है, और उत्तर पश्चिमी मरुस्थल के 58.50% भाग पर दौरे ही दौरे हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा जब हम आगे चलेंगे तो हमने ये बांट दिया कि हमादा क्या है, रेग क्या है, इरग क्या है। अब देखो, राजस्थान के अंदर कई प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। कौन कौन से बालू का स्तूप है, जब इनकी बात आएगी तब अपन इसको लेते हैं कि कौन कौन से बालू का स्तूप राजस्थान में पाए जाते हैं। अब देखो, बालू का स्तूप कौन कौन से हैं, अब एक एक करके अपन वर्णन करेंगे। देखो, ये जो हमारा राजस्थान है, इस राजस्थान के पश्चिमी भाग पर, और विशेषकर जैसे हमारा
ये जैसलमेर है और ये बाड़मेर है। इन पे पाकिस्तान के पश्चिम से जोर से हवा बहती है और बड़े स्पीड की गति से बहती है। स्पीड की गति से बहने के कारण ये इस प्रकार एक श्रृंखला के अंदर यानी पवन की गति के अनुरूप बालू का स्तूप बनते हैं। ऐसे बालू का स्तूपों को अनुदैर्ध्य या पवन की गति के अनुरूप होने के कारण पवनानुवर्ती बालू का स्तूप कहा जाता है। पवनानुवर्ती बालू का स्तूप कहा जाता है। पहले प्रकार के जो बालू का स्तूप है वो अनुदैर्ध्य या पवनानुवर्ती या पवन की दिशा के अनुरूप जो बालू का स्तूप है वो है पवनानुवर्ती अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। और ये पाए जाते हैं कहां कहां? बाड़मेर में और जैसलमेर में। इन दो जिलों में कैसे मरुस्थल के दौरे पाए जाते हैं? वो पवन की गति के अनुरूप पवनानुवर्ती या बालू का स्तूप। इसमें क्या होता है कि रेत यहां आकर के टकराती है, फिर वापस यहां, और फिर इस प्रकार ये पवन की गति के अनुरूप बालू का स्तूप बनते हैं। पवन की दिशा जिस दिशा में होती है उसके समानांतरी बनते हैं और बीच में दोरे रेत दोनों साइड में दोरों के ऊपर जाती रहती है और बीच में खाली स्थान होता है। उन्हीं को जहां ऊंटों का कारवा चलता है उन्हीं को गारा कहते हैं। जैसे बाड़मेर के अंदर उसको स्थानीय भाषा में थोड़ी यदि जीभ को थोता करके कह दिया जाए तो लोग कह के कहाँ गया था कि बस कोई गाड़े में जा रहे हो, और तो वो उसे गाड़ो कहे, गाड़ो, और अपनी हिंदी भाषा में उसे गारा कहा जाता है। तो इस प्रकार बालू का स्तूप है वो अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है, पवनानुवर्ती बालू का स्तूप है। देखो एक ही दिशा में यदि लंबे समय तक ऐसे पवन चलती रहती है और कोई ऐसे अवरोध आ जाता है, अवरोध आ जाने के कारण ऐसे बालू का स्तूप इस पवन की दिशा के विपरीत बनता है। पवन की दिशा के जब विपरीत बनता है तो काट में बनता है, और काट वाले पवन बालू का स्तूप को अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहा जाता है। कौन सा बालू का स्तूप है? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहा जाता है। यह अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है। जो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है वो जो रेत चलती है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, उस रेत के एकदम अवरोध आ जाने के कारण 90 डिग्री पे बनता है। रेत के एकदम काट में बनता है और 90 डिग्री पे बनता है, इसलिए उसे अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहते हैं। अनुप्रस्थ जो बालू का स्तूप है वो ज्यादातर पाया जाता है। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है हमारा जो बीकानेर है, बीकानेर के पूगल में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाया जाता है, और गंगानगर, हमारे गंगानगर के सूरतगढ़ में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाया जाता है, और हनुमानगढ़ के रावतसर में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाया जाता है। इसके अलावा जालोर जिले में भी अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है, चूरू जिले में भी बालू का स्तूप है, झुंझुनू में भी अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है। चूरू, झुंझुनू, जोधपुर। जोधपुर एक ऐसा जिला है कि आपको कोई ऐसा ऑप्शन आ जाए जिसके अंदर आपको पता नहीं चलता है कि अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप कहाँ पाया जाता है, अनुप्रस्थ कहाँ पाया जाता है, बरखान कहाँ पाया जाता है, तारा बालू का स्तूप कहाँ पाया जाता है, परवल्याकार बालू का स्तूप कहाँ पाया जाता है। जहां आपको कुछ समझ में नहीं आया, दिमाग एकदम हैंग हो गया, इसका मतलब सभी प्रकार के बालू का स्तूप, यानी मैं सीधे सीधे बता दूं कि सभी प्रकार के बालू का स्तूप, सभी प्रकार के बालू का स्तूप, सभी प्रकार के बालू का स्तूप जोधपुर जिले में पाए जाते हैं। सभी प्रकार के बालू का स्तूप कहां पाए जाते हैं? जोधपुर जिले में। तो जोधपुर जिले में अनुप्रस्थ हो, अनुदैर्ध्य हो, परवल्याकार हो, तारा बालू का स्तूप हो, सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। लेकिन चूरू में सर्वाधिक बालू का स्तूप पाए जाते हैं। ये हमारा जो पड़ोसी जिला है चूरू, चूरू हनुमानगढ़ का पड़ोसी, और इधर चूरू सिक्कर का, झुंझुनू सिक्कर का पड़ोसी, चूरू के अंदर सर्वाधिक बालू का स्तूप पाए जाते हैं। सर्वाधिक बालू का स्तूप, यानी दोरे ही दोरे कहां पाए जाते हैं? सर्वाधिक, जबकि जैसलमेर, लोग जैसलमेर को लेते हैं। सर्वाधिक बालू का स्तूप चूरू में पाए जाते हैं। सर्वाधिक बालू का स्तूप चूरू में पाए जाते हैं, और सभी प्रकार के बालू का स्तूप जोधपुर में पाए जाते हैं। जोधपुर में सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं, और चूरू में सभी बालू का स्तूप, सर्वाधिक बालू का स्तूप पाए जाते हैं। सर्वाधिक यानी दोरों की सबसे ज्यादा संख्या कहां है?
धोरों की सबसे ज्यादा संख्या पूछ ली जाए तो चूरू में, लेकिन सभी प्रकार के धोरे कहां पाए जाते हैं ऐसा आ जाए तो हमने को जोधपुर करना है। इसके अलावा आगे चलते हैं हम। अभी तो अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप आया है। एक बालू का स्तूप है जिसे मरुस्थल का पर्याय कहा जाता है, उसके बिना मरुस्थल हो ही नहीं सकता, और जब वो चलता है तो गांव के गांव और ढाणी के ढाणी उजाड़ देता है। एक ऐसा मरुस्थल है, उस मरुस्थल को कहते हैं बरखान। उस मरुस्थल को, ये हमारा राजस्थान, और राजस्थान में कहां कहां बरखान है उसकी बात बाद में करते हैं। देखो, एक बालू का स्तूप है बरखान। बरखान, बरखान कैसा होता है? अर्धचंद्राकार। कैसा होता है? अर्धचंद्राकार। बरखान बालू का स्तूप अर्धचंद्राकार होता है। बरखान बालू का स्तूप, बरखान बालू का स्तूप कैसा होता है? अर्धचंद्राकार। देखो, रेत जब हवाएं इस प्रकार चलती है, तेज गति से चलती है, तेज गति से चलती है तो हवा के इस प्रकार क्या होता है कि दोहरा यहां होता है, और ये भाग आगे बढ़ता जाता है। यहां रेत ज्यादा होती है, यहां रेत ज्यादा होने के कारण ये भाग आगे बढ़ जाते हैं, और ये रेत मोटी रेत होती है। मोटी रेत होने के कारण रेत के सिरे आगे बढ़ जाते हैं, और रेत के जब सिरे आगे बढ़ जाते हैं तो ये स्थिति जो होती है वो अर्धचंद्राकार होती है। इसमें दोनों सिरे आगे बढ़े हुए होते हैं, दोनों सिरे आगे बढ़े हुए होते हैं, और बीच में जो स्थिति होती है वो अर्धचंद्राकार होती है। इस बालू का स्तूप को कहते हैं बरखान। बरखान, और सबसे ज्यादा जब ये बरखान इस प्रकार ये जब सिरे आपस में मिल जाते हैं तो ये रेत ये बीच में आ जाती है, और सर्वाधिक मरुस्थल का विस्तार करने वाला यदि कोई बालू का स्तूप है तो वो बरखान है। बरखान सर्वाधिक नुकसान करता है, सर्वाधिक नुकसानदायक यदि कोई बालू का स्तूप है तो वो बरखान है, और बरखान के कारण ही सर्वाधिक नुकसान होता है। और इस बरखान के बीच में गांव या ढाणी का निर्माण कर दिया जाता है, और कालांतर में लंबे समय तक गांव की बसावट हो जाती है। बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, खूब बार अपन देखते हैं कि गांव है वो बिल्कुल दो धोरों के बीच में आया हुआ है, और धोरे फिर एक रिंग की भांति बन गए हैं। उसका कारण होता है कि बरखान के मध्य वो गांव जाकर के तलेटी में बसा था, जहां जल की वगैरह सुविधा थी, लेकिन कालांतर में वो धोरा है वो चारों तरफ से फैल गया गांव के। तो बरखान सर्वाधिक नुकसान करता है, सर्वाधिक मरुस्थल का विस्तार बरखान के द्वारा होता है। बरखान पर्टिकुलर सबसे ज्यादा यदि पूछ लिया जाए तो बरखान कहां पाया जाता है? मैंने पहले भी बताया कि ये चूरू, ये झुंझुनू और ये सिक्कर, इसका मतलब शेखावटी क्षेत्र। शेखावटी क्षेत्र में सर्वाधिक बरखान पाए जाते हैं। इसके अलावा यदि जब चूरू की बात आ गई तो चूरू के भालेरी में सर्वाधिक बरखान पाए जाते हैं। चूरू के भालेरी में सर्वाधिक बरखान पाए जाते हैं, और भालेरी के अलावा ये जो सिक्कर है, सिक्कर की यहाँ तहसील है नीम का थाना, नीम का थाना शेखावटी का क्षेत्र है, नीम का थाना में भी बरखान पाए जाते हैं। तो शेखावटी क्षेत्र, भालेरी, चूरू और नीम का थाना, सिक्कर, बालोतरा, बाड़मेर, ये बाड़मेर पड़ता है, और बाड़मेर का यहाँ जो भाग पड़ता है वो बालोतरा पड़ता है। बालोतरा में भी बरखान पाए जाते हैं, और ये जोधपुर पड़ता है, और जोधपुर का यहाँ भाग पड़ता है वो पड़ता ओसिया। जोधपुर का ओसिया किसका है? जोधपुर का। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और बालोतरा कहां का है? बाड़मेर का। जैसे अपने अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ बालू का स्तूप जैसलमेर, बाड़मेर में पाए जाते हैं। अनुदैर्ध्य या पवना अनुवर्ती बालू का स्तूप सबसे ज्यादा जैसलमेर, बाड़मेर में पाए जाते हैं, और सर्वाधिक जहां तेज गति से हवा बहती है और हवा सीधी आकर के टकराती है राजस्थान में, वो जैसलमेर, बाड़मेर जिले, वहां अनुदैर्ध्य या पवना अनुवर्ती रेखीय बालू का स्तूप, एक ही रेखा में होने के कारण उन्हें रेखीय बालू का स्तूप कहते हैं। लेकिन अनुप्रस्थ बालू का स्तूप जिनमें हमने पढ़ा कि वो पूगल बीकानेर में, रावतसर हनुमानगढ़ में, सूरतगढ़ गंगानगर में, चूरू, सिक्कर, झुंझुनू और जोधपुर जिलों में जो है वो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है। पूगल बीकानेर में, रावतसर हनुमानगढ़ में और सूरतगढ़ में कैसे बालू का स्तूप है? अनुप्रस्थ। जब बरखान की बात आ गई, जो अर्धचंद्राकार है, जो सर्वाधिक नुकसानदेह है और सबसे ज्यादा मरुस्थल का निर्माण करता है, वो है बरखान। अर्धचंद्राकार होता है, दोनों सिरे आगे बढ़े हुए होते हैं। और बरखान की जब बात आ गई तो ये बालोतरा, बाड़मेर में, ओसिया, जोधपुर में सबसे ज्यादा ये शेखावटी क्षेत्र में पाए जाते हैं, और शेखावटी में भालेरी, चूरू में,
बालेरी चूरू में और नीम का थाना सिक्कर में। नीम का थाना कहाँ है? सिक्कर में। तो सर्वाधिक बरखान आंख बंद करके चूरू, सिक्कर, झुंझुनू, जिन्हें शेखावटी कहा जाता है, वहां ही पाए जाते हैं। इसके अलावा जब बरखान की बात आ जाए तो जो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है उनके सिरे आगे बढ़ते हैं तो अपने सूरतगढ़ में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है, और लूणकरणसर बीकानेर में जो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है वो ही बरखान का रूप हो जाता है। तो इस प्रकार अपन बरखान की बात कर रहे थे, जो सर्वाधिक नुकसानदेह बालू का स्तूपों के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा देखो इसमें खूब सारे बालू का स्तूप पाए जाते हैं। एक बालू का स्तूप है जिसे हम ये अभी अपन पढ़े बरखान। बरखान में क्या होता है कि दोनों सिरे आगे बढ़ते हैं। बरखान में दोनों सिरे आगे बढ़ते हैं, लेकिन किसी के अंदर है दोनों सिरे आगे न बढ़ करके सामने कठोर चट्टान आ जाए, और कठोर चट्टान आ जाए, किसी भी प्रकार का बालू का स्तूप आगे नहीं बढ़े, तब क्या होता है? तब एक ही सिरा आगे बढ़ता है। जैसे ये बरखान है, इस बरखान में क्या है कि यदि ये चट्टान ऐसे आ जाएं और एक ही भाग ऐसे बढ़े, ऐसे ये सीप की भांति होते हैं, और इसे सीप बालू का स्तूप कहते हैं। ये कैसे बालू का स्तूप है? सीप बालू का स्तूप। और ये सीप बालू का स्तूप एक ही सिरा आगे बढ़ता है, बरखान का एक ही सिरा आगे बढ़ता है, तब ये सीप की आकृति का हो जाता है। और सीप एक जीव है, इस सीप की आकृति का हो जाने के कारण एक भुजा इसकी बढ़ जाती है, इसलिए इसे सीप बालू का स्तूप कहा जाता है। और ये राजस्थान के सभी मरुस्थलीय जिलों में पाया जाता है। राजस्थान के सभी मरुस्थलीय जिलों में सीप पाया जाता है। सीप राजस्थान के सभी मरुस्थलीय जिलों में पाया जाता है। तो ये हमारा हो गया चौथे नंबर का। पहला हमने पढ़ा अनुदैर्ध्य पवनानुवर्ती, जो पवन के अनुरूप है, जो रेखीय है, और अनुदैर्ध्य प्रकार के बालू का स्तूप है जो जैसलमेर, बाड़मेर में पाए जाते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पवन की दिशा के एकदम समकोण पर बनते हैं, और अनुप्रस्थ बालू का स्तूप के हमने जो स्थान बताए उसमें हमारा अनुप्रस्थ बालू का स्तूप में हमने बीकानेर का पूगल, सूरतगढ़ गंगानगर का, और रावतसर हनुमानगढ़ का ये अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। बरखान सर्वाधिक शेखावटी में, बालेरी चूरू में, और इसके अलावा नीम का थाना सिक्कर में, और बालोतरा बाड़मेर में, ओसिया जोधपुर में, और जालोर में। इन जिलों में जो सूरतगढ़, वहां भी हमारे बरखान पाए जाते हैं। सीप राजस्थान के लगभग सभी मरुस्थलीय जिलों में पाया जाता है। इसके अलावा एक आता है पैराबोलिक बालू का स्तूप। इसे कहते हैं पैराबोलिक बालू का स्तूप। पैराबोलिक बालू का स्तूप। देखो पैराबोलिक बालू का स्तूप है ना, पैराबोलिक बालू का स्तूप बीच में कोई ना कोई कठोर चट्टान या अवरोध आ जाने के कारण पैराबोलिक बालू का स्तूप का निर्माण होता है। पैराबोलिक बालू का स्तूप के अंदर क्या होता है कि निर्माण जैसे ऐसे होता है कि यहां बीच में ऐसे हो जाती है, और इस प्रकार उल्टे बरखान की भांति बनता है। इसे क्या कहते हैं? हेयरपिन की भांति होता है। ये जो महिलाएं बालों में हेयरपिन लगाती है, दो प्रकार की हेयरपिन आती है। एक तो इस प्रकार यू उल्टा बनाती है, और एक वो सीधी लगाती है, तो हेयरपिन की भांति होती है। उसे कहते हैं पैराबोलिक बालू का स्तूप। पैराबोलिक बालू का स्तूप अवरोध के कारण होता है। यदि ये अवरोध बढ़ जाता है तो पैराबोलिक बालू का स्तूप का निर्माण होता है। और पैराबोलिक बालू का स्तूप रूख, हवा के रूख से विपरीत होता है तब होता है, और ये यू आकार का कटाव हो जाता है, इसे पैराबोलिक बालू का स्तूप कहते हैं। एक देखो बालू का स्तूप क्या होता है कि मान लो यहां एक पेड़ है, एक पेड़ यहां है, एक पेड़ यहां है, और एक पेड़ यहां है। इनमें क्या है, हवा कभी ऐसे चलती है तो एक बालू का स्तूप ऐसे हो गया, एक बालू का स्तूप ऐसे हो गया, एक बालू का स्तूप ऐसे हो गया, एक बालू का स्तूप ऐसे हो गया। यानी कैसे निर्माण हो गया कि इस प्रकार ऐसे बालू का स्तूप का निर्माण हो गया। और ऐसे बालू का स्तूपों को कहते हैं तारा बालू का स्तूप। तारा बालू का स्तूप। तारा बालू का स्तूप का निर्माण क्यों होता है
क्योंकि जब हवा का रुख बदलता रहता है, हवा का रुख जब बदलता है, बार बार बदलता है, कभी हवा इधर से बजती है, कभी हवा इधर से बजती है, कभी हवा इधर से बजती है, तो दोरों की फांग है वो लंबी होती रहती है। दोरों का शोर है, एक दोरा है, उस दोरे की एक इस प्रकार शोर लंबा हो गया, फिर दूसरा शोर लंबा हो गया, फिर तीसरा शोर लंबा हो गया, और बीच में झाड़ियां पाई जाती है। उन झाड़ियों के बीच में से रेत की लकीरें लंबी होती जाती है और वो एक तारे का रूप ले लेती है, उसे कहते हैं तारा बालू का स्तूप। और ये RS प्री में पूछा गया क्वेश्चन है, और ज्योग्राफी के ऑप्शनल में पूछा गया क्वेश्चन है कि तारा बालू का स्तूप कहां पाए जाते हैं। तारा बालू का स्तूप जैसलमेर के मोहनगढ़ और पोखरण में, और सूरतगढ़, ये हमारा राजस्थान, बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ेंगे। ये सूरतगढ़ गंगानगर में। देखो आपने क्या पढ़ा, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप भी सूरतगढ़ में, और बरखान भी सूरतगढ़ में, और अभी अपने पढ़ा तारा बालू का स्तूप भी कहां है, सूरतगढ़ में। तारा बालू का स्तूप ये भी सूरतगढ़ में, तारा बालू का स्तूप ये भी सूरतगढ़ में। और इधर जो हमारा जैसलमेर पड़ता है, जैसलमेर में जो मोहनगढ़ है, अभी हमने पढ़ा मोहनगढ़ से पोखरण के मध्य लाठी सीरीज क्षेत्र पाया जाता है। मोहनगढ़ और पोखरण के अंदर भी तारा बालू का स्तूप पाया जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि तारा बालू का स्तूप कहां कहां पाया जाता है, तो तारा बालू का स्तूप मोहनगढ़, पोखरण, जैसलमेर और सूरतगढ़ गंगानगर में तारा बालू का स्तूप पाया जाता है। कई बार क्या होता है कि झाड़ियां होती है, और झाड़ियों के क्या होता है कि अलग अलग शोर होते हैं, और झाड़ियों के अंदर एक अलग प्रकार की झाड़ियों के कारण, जैसे ये झाड़ियां हैं, मान लो जैसे एक झाड़ी यहाँ है, अभी मैंने बताया एक झाड़ी यहाँ है, एक झाड़ी यहाँ है, एक झाड़ी यहाँ है, और बीच में कुआं है, तो जो बालू का स्तूप है वो इस प्रकार इसके चारों ओर बढ़ जाता है, ऐसे इसके चारों ओर हो जाता है, या इन पेड़ों के मध्य ऐसे होता है, ऐसे पेड़ों के मध्य होता है, और पेड़ों के बीच में, क्योंकि पेड़ों के अटकाव के कारण, पेड़ों के तनों के अटकाव के कारण, जड़ों के अटकाव के कारण ये रेत यहां आकर के बिछ जाती है, और एक गोल घेरे में और कहीं कहीं बीच में स्थान भी होता है। ऐसे बालू का स्तूप झाड़ियों के जो चारों ओर होते हैं उन्हें कहते हैं सब्र काफिज बालू का स्तूप। कौन सा बालू का स्तूप होता है, सब्र काफिज बालू का स्तूप, सब्र काफिज बालू का स्तूप, यानी झाड़ियों के ओले दोले होता है, उन्हें सब्र काफिज बालू का स्तूप कहते हैं। देखो झाड़ियों में भी यदि झाड़ियां ऐसे रेखीय और रेखीय के अंदर यदि यहाँ बाढ़ की हुई है तो बालू का स्तूप यहां आकर के रुक जाता है। बालू का स्तूप इस बाढ़ के सारे जिस प्रकार बाढ़ का और जिस प्रकार झाड़ झांकड़ का रूप होता है उसके अनुसार हो जाता है। तो ऐसे बालू का स्तूपों को नेबखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नेबखा बालू का स्तूप, नेबखा बालू का स्तूप। जब झाड़ और झाड़ियां गोल आकार में और उनकी जड़ों से अटक करके रेत अटक गई है और दोरों का निर्माण हो गया है, तब तो वो दोरा कहलाएगा सब्र काफिज बालू का स्तूप, सब्र काफिज बालू का स्तूप। यदि झाड़ और झांकर किसी है और पीछे बाढ़ बनी हुई है, बाढ़, और बाढ़ के कारण रेत आकर के रुकी है, तो ऐसे बालू का स्तूपों को नेबखा बालू का स्तूप कहते हैं। कई बार क्या होता है, नेबखा बालू का स्तूप ऐसे बन रहे हैं कि यहाँ ये बाढ़ होती है, इस बाढ़ के मध्य से रेत निकल करके यहां आकर के ये बिछ जाती है, इससे भी नेबखा बालू का स्तूप कहते हैं। अपन गांव में कई बार देखते हैं कि जड़ों को नीचों से काट करके रेत है वो आगे जाकर के बिछ जाती है, वो नेबखा बालू का स्तूप होती है। और यदि गोल आकार में होती है, कई बार कुआं बावड़ी बीच में होती है, उसके चारों ओर आकर के रेत इकट्ठी हो जाती है, तो उसको सब्र काफिज बालू का स्तूप कहा जाता है। और नेबखा झाड़ियों के पीछे वाला जो भाग होता है, यहाँ बाढ़ के पीछे वाला जो बालू का स्तूप बिछा होता है उसे नेबखा कहा जाता है। एक होता है नेटवर्क बालू का स्तूप। हमारा जो राजस्थान है, राजस्थान में हनुमानगढ़ से भिवानी के मध्य एक अलग प्रकार का बालू का स्तूप पाया जाता है जिसे नेटवर्क बालू का स्तूप कहते हैं। नेटवर्क बालू का स्तूप कहते हैं, नेटवर्क बालू का स्तूप। हनुमानगढ़ से लगा करके भिवानी तक का क्षेत्र नेटवर्क बालू का स्तूप के अंतर्गत आता है। हनुमानगढ़ से भिवानी तक, हिसार तक, हिसार का क्षेत्र, हनुमानगढ़ से हिसार, हिसार हरियाणा का जिला है, जो सिरसा, फतेहाबाद, हिसार ये पड़ोसी जिले हैं हमारे।
तो उन पड़ोसी जिलों में जो हरियाणा से लगता है हिसार और हनुमानगढ़ के मध्य एक नेटवर्क का निर्माण करते हैं, तो उसे नेटवर्क बालू का स्तूप कहते हैं। ये नेटवर्क बालू का स्तूप। फिर हमने क्या पढ़ा, तारा बालू का स्तूप। तारा बालू का स्तूप झाड़ियों के बीच में जब हवाएं अलग अलग दिशा से आती है और उन दोनों से टकराती है तो दोनों की फांगे तारा के भांति, स्टार की भांति हो जाती है। ऐसे बालू का स्तूप को तारा बालू का स्तूप कहते हैं। और हेयर पिन की जब हो जाती है महिला के हेयर पिन की भांति, तो इसे पैराबोलिक बालू का स्तूप कहते हैं। जब झाड़ियों के चारों ओर आकर के इकट्ठी हो जाती है तो उसे सब्र काबिज बालू का स्तूप कहते हैं। और जब बाढ़ के पीछे रेत आकर के इकट्ठी हो जाती है और दोहरे का निर्माण हो जाता है तो उसे नेबका बालू का स्तूप कहते हैं। जब एक ही रेखा में दोहरों का निर्माण होता है और तेज गति से जब उस हवा की दिशा में बालू का स्तूपों का निर्माण होता है तो ऐसे बालू का स्तूपों को अनुदैर्ध्य पवना अनुवर्ती बालू का स्तूप कहते हैं। ये ज्यादातर जैसलमेर बाड़मेर में पाए जाते हैं। जब हवा के रुख के एकदम 90 डिग्री पे कोई दोहरा बनता है तो उससे अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहते हैं। और जब अर्धचंद्राकार स्थिति में बालू का स्तूप बनता है तो उससे बरखान कहा जाता है। और बरखान की एक फाग जब अलग हो जाती है और एक फांग अपनी जगह ही रहती है, एक फांग बढ़ जाती है बरखान की और दूसरी फांग इस तरह रहती है तो उसे शीप कहा जाता है। तो इस प्रकार विभिन्न प्रकार के हमने बालू का स्तूप पढ़े। अब देखो, इसके अलावा भी मरुस्थल के अंदर बहुत कुछ होता है। मरुस्थल में क्या होता है, जैसे हमारा जैसलमेर है, फलोदी का क्षेत्र है, यहाँ चट्टानी मरुस्थल पाया जाता है और जोर से हवा बजती रहती है तो कोई चट्टान खड़ी है और कण आकर के उससे टकराते हैं, रेत के कण, क्योंकि हवा के साथ में रेत के कण है, वो बड़े बड़े रेत वाले कण उड़ते रहते हैं और वो किसी कठोर चट्टान से आकर टकराते हैं तो कठोर चट्टान भी अपनी एक विभिन्न आकृति में कट जाती है। कठोर चट्टान भी आकृति में कट जाती है। मान लो यहां जैसे हवा बह रही है और ये इस चट्टान से आके टकराती है तो कई बार क्या होता है कि चट्टान का रूप ऐसा हो जाता है और यहां से बीच में से ऐसे एकदम पतला होता जाता है ये, और ये एक दीप की भांति होती है, यहां से ये रेत उड़ा करके ले चली जाती है। यहाँ कई बार क्या है, चट्टान का रूप ऐसा हो जाता है। ऐसी चट्टान को मरुस्थल के अंदर इंसेलबर्ग कहा जाता है। क्या जाता है, इंसेलबर्ग। इंसेलबर्ग जो शब्द है वो जर्मन शब्द है, ये जर्मन भाषा का शब्द है और हमारे स्थानीय भाषा में इसे द्वीपीय पर्वत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द्वीपीय पर्वत। द्वीपीय पर्वत क्यों है, क्यों कई बार यहाँ आकर के रेत भी बिछ जाती है, कई बार रेत उड़ जाती है और तलेटी रहती है और ये एक द्वीप की भांति रह जाता है उस मरुस्थल के अंदर, तभी इसे द्वीपीय पर्वत कहते हैं। कठोर चट्टान जो उठी हुई रहती है, यहाँ एकदम चिकनी हो जाती है ऊपर से, उसे इंसेलबर्ग कहा जाता है। ये जर्मनी का शब्द है। तो इस प्रकार क्योंकि यहाँ रेत के कण आकर के टकराते हैं तो इसको काटते रहते हैं, आरी की भांति धीरे धीरे उनका अवक्षेपण करती रहती है और जो नीचे उनका अपक्षय होकर के जो अपशिष्ट पदार्थ गिरता है उसे अपर्दन करके हवा उड़ा करके ले चली जाती है। तो ये एक इंसेलबर्ग जिसे द्वीपीय पर्वत भी कहा जाता है। देखो, द्वीपीय पर्वत में क्या होता है कि जब द्वीपीय पर्वत में नीचे आकर के रेत बिछ जाती है, जब रेत बिछ जाती है किसमें, द्वीपीय पर्वत में। द्वीपीय पर्वत में जब रेत आकर के बिछ जाती है और यहाँ रेत आकर के नीचे गिर जाती है तब द्वीपीय पर्वत के अंदर ऐसे क्षेत्र को गिरी के पद में जब रेत गिरती है तो गिरिपद कहते हैं। यहाँ इसे पीडीमांड कहते हैं, यहाँ इसे क्या कहा जाता है, पीडीमांड। गिरिपद यहाँ पीडीमांड कहा जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे ये चट्टान है, इस चट्टान में यहाँ गड्ढा हो जाता है ऐसे, और इस चट्टान का जो जब वर्षा होती है तो चट्टान का जल इस गड्ढे में आकर के इकट्ठा हो जाता है। ऐसे क्षेत्र को बजादा कहते हैं। क्या कहा जाता है, बजादा या बाजादा। तो गिरिपद या पीडमांट क्या होता है कि जब इंसेलबर्ग का द्वीपीय पर्वत का मलबा नीचे आकर के गिर जाता है और वो नीचे ही पड़ा रहता है और रेत नीचे इकट्ठी होती रहती है, तब तो उसको कहते हैं गिरिपद या पीडीमांट। लेकिन रेत उड़ करके दूर चली जाती है और यहाँ खड्डा रहता है, खड्डा या गड्ढे का निर्माण होता है। इस गड्ढे में जब जल भर जाता है, जल भरने के कारण इस गड्ढे वाले भाग को रेगिस्तान के अंदर बजादा कहते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि बजादा क्या है, जब गिरिपद या पीडमांट के क्षेत्र के नीचे वाले गड्ढे में या किसी पर्वत के नीचे तलेटी में जल भर जाता है, किसी पर्वत की तलेटी में, पर्वत की तलेटी में, और वो पर्वत कौन सा, मरुस्थलीय पर्वत।
मरुस्थलीय पर्वत। मरुस्थलीय पर्वत आते ही ये हो जाएगा कि मरुस्थलीय पर्वत का निर्माण किसी न किसी प्रकार की तलहटी के कारण, कठोर चट्टानों से रेत के कण टकराने के कारण हुआ है। तो मरुस्थलीय पर्वत के अंदर यदि पर्वत की तलहटी में रेत का मलबा एकत्रित हो जाए तो उसे गिरिपद कहते हैं। गिरिपद, यहां इसे कहते हैं पीडमांट कहते हैं, पीडमांट। और जब इसी पर्वत की तलहटी में यदि जल आकर के भर जाए तो ऐसे क्षेत्र को बजादा कहा जाता है। ऐसे क्षेत्र को बजादा कहा जाता है। देखो हमने पढ़ा अभी तक कि बजादा क्या होता है। बजादा मरुस्थल में स्थित पर्वतीय क्षेत्रों के नीचे निम्न भूमि वाला क्षेत्र जहां पर्वतीय जल आकर समाप्त हो जाता है, बजादा कहलाता है। गिरिमेद और पेडिमेंट आपने पढ़ लिया। अब आता है पलाया, रण और टाट। ये बात हम पढ़ते हैं कि रण और टाट क्या होता है, पलाया क्या होता है। देखो रण और टाट थोड़ा सा समझने की जरूरत है। जैसे पीडीमांट और गिरिपद में और बजादा में कोई फर्क नहीं है। जैसे पीडीमांट और गिरिपद में किसी पर्वतीय मरुस्थलीय पर्वत का मलबा नीचे आकर के गिरता है और वो रेत नीचे बेसी रहती है, उससे पीडमांट या गिरिपद कहा जाता है। लेकिन जब मलबा उड़ जाता है, नीचे की तलहटी में जल भर जाता है, तब वही भाग बजादा कहलाता है। इसी भांति जैसे यहां तेज गति से यदि रेत बह रही है, तेज गति से हवा बह रही है, यदि हवा बह रही है, वायु बह रही है, और वायु के रगड़ से, जैसे वायु के रगड़ से इस प्रकार कोई तलहटी का निर्माण हो गया और इसमें जल भर गया, और वो भी कैसा जल, जब इसमें जल भर जाता है और वो भी खारा जल। खारा क्यों? क्योंकि यहां माइका शिष्ट चट्टान है, माइका शिष्ट चट्टान है, और एक दोरा इधर बना हुआ है, एक दोरा इधर बना हुआ है, और बीच में हवा के घर्षण के कारण, किसके कारण? हवा के घर्षण के कारण, घर्षण के कारण तालाब का निर्माण हो जाता है। तालाब का निर्माण हो जाता है, किसी तालाब का निर्माण हो जाता है, सर का निर्माण हो जाता है, सरोवर का निर्माण हो जाता है, या खड्डे का निर्माण हो जाता है, खड्डे का या गड्ढे का निर्माण हो जाता है। और इस गड्ढे में जब जल भर जाता है और वो होता है खारा, नीचे माइका से चट्टानों के कारण नमकीनी जल होता है, और इसमें जब जल भर जाता है तो इस खारी झीलों का निर्माण होता है। इन खारी झीलों को मरुस्थल में पलाया कहते हैं। इन खारी झीलों को मरुस्थल में क्या कहते हैं? पलाया कहा जाता है। वैसे भारत के पश्चिमी तट और पूर्वी तट के अंदर खूब सारी खारी झीलें हैं। उन झीलों को भी अलग अलग झीलों के अलग नाम से पलाया झीलें कहा जाता है। लेकिन वायु अपर्दन के कारण दो धोरों के मध्य गड्ढों में, बड़े गड्ढों में जब जल भर जाता है और नमकीनी झीलों का निर्माण होता है, उन्हें पलाया कहते हैं। लेकिन तटों पर जो खारी झील बनती है उन्हें लेगुन कहते हैं। तटों पर जो खारी झील बनती है और वो भी समुद्र के लहरों के मार से यदि भूमि कट करके अंदर तक कोई झील का निर्माण हो गया है तो उन्हें लेगुन कहते हैं। जैसे चिल्का लेगुन भारत की बड़ी लेगुन में से एक है, पुलिकट भारत की लेगुन है, वेवनाड भारत की लेगुन है जो केरल के तट पे पाई जाती है। ऐसे ये लेगुन कहलाती है। समुद्र तट पर खारी झीलों को लेगुन कहते हैं और मरुस्थल के अंदर बड़ी खारी झीलों को पलाया झील कहा जाता है। जैसे सांबर एक बालसन जरूर है। बालसन तो यूं है कि चारों ओर पहाड़ियां हैं और पहाड़ियों से जब जल आकर के एक गड्ढे में इकट्ठा होता है और उस गड्ढों के जो झील का निर्माण होता है उस झील को बालसन कहा जाता है। यानी चारों तरफ से पहाड़ियों से जल आकर के किसी निम्न भूमि में भरता है तब बालसन कहते हैं। और सांबर क्या है? सांबर एक बालसन है। सांबर एक बालसन का उदाहरण है। और राजस्थान की सबसे बड़ी बालसन कौन सी है? सांबर है। और इसी प्रकार यदि दो बालुका स्तूपों के मध्य वायु अपर्दन के कारण किसी झील का निर्माण होता है तो उसे पलाया झील कहते हैं। कौन सी झील कहते हैं? पलाया झील। और इस पलाया झील में नमकीन मृदा होती है, नमकीन मृदा होती है। यदि दो बालुका स्तूपों के मध्य छोटे किसी गड्ढे का निर्माण हुआ है तो उसे रण कहते हैं।
तो उसे रण या टाट कहते हैं। यदि बड़ा है, बड़ा आएगा, बड़ी झीलों का निर्माण होता है तब पलाया कहते हैं, और जब छोटी झीलों का निर्माण होता है तो रण या टाट कहा जाता है। तो इस प्रकार खूब सारी पलाया झीलें राजस्थान में, खारी बड़ी झीलों को पलाया कहते हैं। और दो बालू का स्तूपों के मध्य निम्न भूमि जहां पानी इकट्ठा हो जाता है और ऊपर नमक की परत आ जाती है, लेकिन गड्ढा छोटा है, तब वो रण या टाट कहलाएगा। जैसे जोधपुर का बाप रण, जैसे थोब रेडाना, बाड़मेर का थोब, बाड़मेर का एक गांव है, हमारे बाड़मेर में एक गांव है थोब, थोब थोब रेडाना, जोधपुर का बाप, बाप कहां का है, जोधपुर का, जोधपुर का बाप। ऐसे कानोड़, कानोड़, बीरमसर, ये जैसलमेर के हैं। ये सारी की सारी क्या है, ये सारी की सारी रण, यहां इसे टाट कहते हैं। यदि ये बड़ी है तो पलाया हो जाएगी, यानी दो बालू का स्तूपों के मध्य वायु अपर्दन के कारण झीलों का निर्माण हो जाता है, और पानी सूखने के बाद जब उसके ऊपर नमकीनी चट्टान, नमकीनी परत आ जाती है तो वो पलाया झील कहलाती है, खारी झील पलाया झील कहलाती है। दो बालू का स्तूपों के मध्य छोटे गड्ढों में जब जल एकत्रित हो जाता है और नमक की परत ऊपर बिछ जाती है, उससे रण या टाट कहते हैं। रण या टाट क्या है कि उस नमकीनी चट्टानों के कारण पूरी वनस्पति नष्ट हो जाती है, इसलिए वो पूरा का पूरा रण हो जाता है, एक मैदान में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए उसे रण या टाट कहते हैं। थोब रेडाना बाड़मेर का टाट, बाप जोधपुर का टाट। ऐसे जैसलमेर में खूब सारी छोटी छोटी झीलें हैं, जैसे कानोड़ है, ब्रह्मसर है, भाकरी है, पोखरण है, लवा है, ऐसे। और चूरू के अंदर जैसे तालसपर, क्या है, तालसपर एक रण था, कालांतर में ये पलाया थी, फिर धीरे धीरे छोटा होता गया, तो ये पलाया और रण और टाट का उदाहरण है। पड़ियारा रण चूरू के अंदर और है। जो हमारा तालसापर है वो तालसापर अभ्यारण्य काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। ये चूरू का एक प्रसिद्ध रण या टाट है, जिसके अंदर बिल्कुल नमकीनी मृदा का निर्माण हो जाता है। इसके बाद में एक आता है तल्ली, पोखर और ताली। मरुस्थलीय जब क्षेत्र आते हैं तब मरुस्थलीय स्थलाकृतियों में एक क्षेत्र आता है। देखो, जब इन्हीं बालू का स्तूपों के मध्य हमने क्या पढ़ा, एक समानांतर आपको बता देता हूं। जैसे दो बालू का स्तूप है और दो बालू का स्तूपों के मध्य यदि बड़ी झील, खारी झील है, देखो तुलना करके बताता हूं। खारी झील, खारी झील जब बड़ी है, खारी झील बड़ी है तो उसे पलाया कहते हैं। क्या कहते हैं, पलाया। और दो बालू का स्तूपों के मध्य यदि खारी झील छोटी है, दो बालू का स्तूपों के मध्य यदि खारी झील छोटी है तो उसे कहते हैं रण, या उसे कहते हैं टाट, खारी झील है। और इसी प्रकार यदि दो बालू का स्तूपों के मध्य यदि मीठा जल है, कैसा जल है, मीठा जल है, मीठा जल है, मीठा जल है, और जल सूख जाने के बाद उसमें खेती की जाती है, ऐसे क्षेत्र को तली या पोखर या ताल कहा जाता है। मीठा जल जब दो बालू का स्तूपों के वायु अपर्दन के द्वारा बना गया गड्ढा, उसके अंदर यदि मीठा जल इकट्ठा होता है तो उसे तली, पोखर और ताल कहते हैं। और यदि वायु अपर्दन के कारण जब खारी झील का निर्माण होता है, बड़ी झील होती है, तो उसे पलाया कहते हैं। और दो बालू का स्तूपों के छोटों के मध्य यदि दो झीलों का निर्माण हुआ है लेकिन उसमें जल खारा है और ऊपर नमकीन की परत मृदा पे ऊपर आकर के बिछ गई है, फैल गई है, तो उसे रण और टाट कहते हैं। तो पोखर, तली और ताली ये एक ही शब्द है, लेकिन ये मीठे हैं। अब देखो, जब तली और पोखर के अंदर जब जल सूख जाता है, सूखने के बाद में यहाँ जो दलदली क्षेत्र है उसमें खेड़ाई की जाती है, खेड़ाई यानी कृषि। और जब कृषि की जाती है, खेड़ा जाता है, जब खेड़ा जाता है तो इसे खड़ीन कहते हैं, खड़ीन, यानी खेड़ा जाने वाले भाग को खड़ीन कहते हैं। कालांतर में मध्य काल में क्या होता था कि राजपूत काल में, जैसे ये एक ऊंचा चट्टान है, इस चट्टान के इस प्रकार होता था, इन चट्टान के अंदर एक खेत यहाँ बना दिया जाता था। फिर यहाँ दोनों साइड में, जैसे ये बाकर है, इस दोनों साइड में कच्ची ऐसे पाल बना दी जाती थी, यहाँ पक्की पाल थी। फिर जब जल नीचे आता था, जैसे ये जल, तो यहाँ एक और पक्की पाल बना दी जाती थी, दोनों साइड में ऐसे कच्ची बना दी जाती थी। फिर ये जब जल यहाँ वापिस इकट्ठा हो गया तो इस प्रकार ये जल इकट्ठा हो जाता था, यहाँ पक्की बना दी जाती थी, यहाँ दोनों साइड में कच्ची होती थी, रेत की दीवार होती थी दोनों साइड में,
रेत की दीवार, फिर जल इकट्ठा हो जाता था और आगे तलेटी तक आता था। तो इस प्रकार यदि जल ज्यादा है तो इसमें इकट्ठा होता था, और इस जल भर जाने के बाद यहाँ पक्की होती थी, और वो भी पत्थर लगा के पक्की बनाई जाती थी, और पत्थर के माध्यम से एक जहां से पानी गिरता था उसे कहते थे न्याटा, न्याटा कहते थे। इसे खड़ीन बांध कहा जाता है, इसे खड़ीन बांध कहा जाता है। और इन खड़ीन बांधों में दोनों साइड में तो कच्ची रेत की पाल होती है, क्योंकि जल है वो आखिर नीचे जाएगा, तो दोनों साइड में कच्ची पाल भी काम आ जाती है। लेकिन जहां से जल नीचे ढलान में गिरता है वहां दीवार कटे नहीं, इसलिए पत्थर लगाए जाते थे। तो इस प्रकार खड़ीनों का निर्माण होता था, और खड़ीन जैसलमेर के प्रसिद्ध है। और ये मध्यकाल में राजा लोग जमीन देते थे, मध्यकाल में राजा लोग जमीन देते थे, और पालीवाल ब्राह्मणों ने 15वीं शताब्दी के आसपास जैसलमेर के अंदर खूब सारी खड़ीनों का निर्माण करवाया, पालीवाल ब्राह्मणों ने। और जब राजा उन ब्राह्मणों को या संबंधित उस निवासियों को जमीन देता था, तो एक शर्त होती थी कि जितनी पैदावार होगी, खर्चा पूरा उस जमींदार का लगता था या खड़ीन बनाने वाले का लगता था, लेकिन सरकार जो जमीन देती थी उसके बदले 1/4 कर भी लिया जाता था। तो खड़ीन जैसलमेर की अपनी एक अनोखी जल प्रबंध प्रणाली है, जो पुराने जमाने की है। ये हमारे भारत के लिए गौरवशाली पल है कि इस ऐसे मरुस्थल के अंदर प्राचीन में जल सैजने की एक प्रक्रिया थी, और मरुस्थल में भी जलीय खेती की जाती थी, और वो खड़ीनों में की जाती थी। जब भूमि सूख जाती थी तो दलदली भूमि के अंदर, क्योंकि मीठे पानी की जमीन होती थी, तो इस प्रकार खड़ीन बांध बना करके खड़ीन खेती की जाती थी। इसके अलावा देखो, बालसन हो गया, खड़ीन हो गया, ये नेठा, नेठा का पूछा जाता है कि खड़ीनों के जो पक्की पाड़ होती है उसे न्याटा कहते हैं। जल निकासी का जो क्षेत्र होता है उसे नाटा कहते हैं, खड़ीन। और लघु मरुस्थल, देखो एक और है पूछा हुआ क्वेश्चन है, वो है लघु मरुस्थल। लघु मरुस्थल क्या होता है? एक बात आती है लघु मरुस्थल की, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और इससे अपने स्टेटस की शोभा बढ़ाना है। देखो ये हमारा राजस्थान, राजस्थान में यहाँ कच्छ, गुजरात का कच्छ भाग है और नेड़ है, और ये जो क्षेत्र है ये एक छोटा मरुस्थल है, इसलिए एक लंबी पट्टी है पाकिस्तान के सारे, इसलिए इसे लघु मरुस्थल कहते हैं। और लघु मरुस्थल कहां तक है? बीकानेर तक, बीकानेर तक, यानी गुजरात के कच्छ से लगा के, गुजरात के कच्छ से लगा के पाकिस्तान के सारे छोटा मरुस्थल है, उसको लघु मरुस्थल कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखो एक क्वेश्चन आया हुआ है कि पीवना निम्न में से क्या है? पीवना क्या है? ये जो हमारा राष्ट्रीय मरु उद्यान है, इधर जैसलमेर है, इधर बाड़मेर है। जैसलमेर का 1900 वर्ग किलोमीटर, जैसलमेर का 1900 वर्ग किलोमीटर, और बाड़मेर का 1262 किलोमीटर, यानी टोटल कितने हो गए? 3162 वर्ग किलोमीटर। 3162 वर्ग किलोमीटर में मरु उद्यान पाया जाता है। मरु उद्यान, ये जो हमारा मरु उद्यान है, इस मरु उद्यान को राष्ट्रीय मरु उद्यान कहते हैं, राष्ट्रीय मरु उद्यान कहते हैं। ये एक अभ्यारण्य है। इस अभ्यारण्य के अंदर हमने ये भी बताया कि काष्ठ जीवाश्म पाए जाते हैं, काष्ठ जीवाश्म पाए जाते हैं। और ये काष्ठ जीवाश्म कौन सा है? जुरेसिक काल का है, जुरेसिक काल का है। और जैसलमेर इसी जुरेसिक काल की चट्टानों पर स्थित है। हम पढ़ रहे थे राष्ट्रीय मरु उद्यान, जो 3162 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, राष्ट्रीय मरु उद्यान। और राष्ट्रीय जो मरु उद्यान है ये राजस्थान के सबसे बड़े अभ्यारण्यों में से एक है, और सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। और इसी अभ्यारण्य के अंदर गोडाउन पाया जाता है। लेकिन एक विशेषता यहाँ की और है, वो है पीवना। पीवना, हमारी बात आई थी पीवना। पीवना क्या है कि रात्रि के समय ये डसता नहीं है, एक सांप है, जहरीला सांप है, जो डसता नहीं है, जो व्यक्ति के छाती पे बैठ करके उसके नाक के बराबर ला करके अपना जहर छोड़ता है और उनकी सांसों को पीता है, और सांस के साथ में वो जहर का रस छोड़ता है। उसके कारण व्यक्ति नींद के अंदर बिना जागे ही वो मर जाता है। तो इस प्रकार जहरीला भयानक सांप है वो पीवना है। तो पीवना क्या है
कि राष्ट्रीय मरु उद्यान यहां जैसलमेर में पाया जाने वाला भयंकर जहरीला सर्प है। जहरीला सर्प है वो क्या है? पीवड़ा। तो पीवड़ा का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो हमारे जैसे सिरोही है और उदयपुर है, उदयपुर के पश्चिम की पहाड़ियां मगरा कहलाती है। क्या कहलाती है? मगरा। और इस सिरोही के पूर्व की पहाड़ियां क्या कहलाती है? भाकर कहलाती है। भाकर। तो भाकर और मगरा दोनों एक ही पहाड़ी है, लेकिन उदयपुर वाले पश्चिम की पहाड़ियों को, सितराई पहाड़ियों को, कौन सी पहाड़ियों को? सितराई पहाड़ियों को। और सितराई का हिंदी अर्थ क्या होता है? अवशिष्ट, यानी जो पहाड़ी अवशिष्ट के रूप में रह गई है। तो जब मरुस्थल में ऐसी कोई पहाड़ी है यदि, तो ऐसी पहाड़ियों को मरुस्थल के अंदर मगरा कहते हैं। इसलिए मगरा खूब सारे क्षेत्रों को कहा जाता है जहां कभी कोई भी जानवर है वो अपना जीवन यापन करता था। अब देखो एक क्षेत्र और है, हम जब गोडवाड़ क्षेत्र पढ़ रहे थे, गोडवाड़ क्षेत्र, तो गोडवाड़ क्षेत्र का एक भाग आया था कि गोडवाड़ क्षेत्र में क्या है। ये हमारा राजस्थान, और राजस्थान में जब गोडवाड़ क्षेत्र, ये लूनी बेसिन है, लूनी बेसिन को क्या कहते थे? गोडवाड़ क्षेत्र कहते थे। गोडवाड़। इस लूनी क्षेत्र के उत्तर पूर्व के भाग को, जो ऊंचा भाग है, और ठेठ कहां तक कह दिया जाए? बीकानेर तक। ये जो ऊंचा भाग है धोरा का, लूनी नदी के उत्तर पूर्व का भाग थली कहलाता है। लूनी नदी के दक्षिण पश्चिम का भाग जो गोडवाड़ का भाग है, इस नीचे भाग को तली कहते हैं। नीचे भाग को, निम्न भाग को तली कहते हैं। निम्न भाग को तली कहते हैं जो गोडवाड़ के दक्षिण पश्चिम का है, और गोडवाड़ के उत्तर पूर्व का जो ऊंचा भाग है उसे थली कहते हैं। और थली बीकानेर तक के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? थली कहा जाता है। और वैसे बाड़मेर में जो क्षेत्र है मरुस्थल, उसको थल कहा जाता है। तो इस प्रकार कहा जाता है। और ये पश्चिमी मरुस्थल है, इसमें आंधियां चलती है, लेकिन कई बार क्या होता है? उष्णकटिबंधीय तूफान होता है, और उस उष्णकटिबंधीय तूफान के बीच में निम्न दाब का केंद्र होता है। निम्न दाब का केंद्र होता है और हवाएं तेज गति से चलती है, उससे हमें स्थानीय भाषा में बबूलिया कहते हैं। निम्न दाब का केंद्र होता है और चारों तरफ से अधिक दाब का केंद्र होता है, और बीच में आंख होती है, और एक छोटा तूफान उठता है, उसे मरुस्थल के अंदर बबूलिया कहा जाता है। मरुस्थल के अंदर क्या कहा जाता है? बबूलिया कहा जाता है। देखो जब हमने बड़े ऐसे क्षेत्र पढ़े थे, खारी झील होती है उसे पलाया कहते हैं, और खारी झील को, छोटी झील को रण या टाट कहते हैं। रण या टाट कहते हैं। ऐसे हमने पढ़ा कि जो पोखर होती है, पोखर होती है वो बड़ी होती है, और पोखर के अंदर एक खड़ीन की खेती की जाती है। और तली होती है वो मीठे पानी की छोटी होती है, और इस तली में जो रेत पाई जाती है उपजाऊ, उसे मरो कहते हैं। क्या समझे? कि खारी बड़ी झीलों को पलाया कहते हैं, खारी छोटी झीलों को रण या टाट कहते हैं। बड़ी दो बालुका स्तूपों के मीठी झील को पोखर कहा जाता है, जिसमें खड़ीन की खेती की जाती है। और छोटे बालुका स्तूपों के मध्य तली होती है, उस झील को तली कहा जाता है, और उस तली के अंदर जो खेती की जाती है उपजाऊ भूमि में, उसे मरो कहा जाता है। तो आदि क्षेत्र हमने पढ़ा कि अरावली के किस प्रकार अवशिष्ट पहाड़ियों को मगरा कहा जाता है, थली कहा जाता है। आगे हमारा जो दूसरा टॉपिक होगा, राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा था: पश्चिमी मरुस्थल, अरावली प्रदेश, उत्तर पूर्व का मैदान और दक्षिण पूर्व का पठार। अभी हमारा दूसरा आएगा जो अगला टॉपिक है, अरावली प्रदेश। शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और अपने स्टेटस की शोभा बढ़ाते रहिए, और लाइक करते रहिए, और मुझे प्रोत्साहित करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।